चले, मैं दूसरी सीट की बात कर रहा हूं, यह भी अपने मुस्लिम आबादी की वजह से और मुस्लिम नेताओं की वजह से चर्चा में रहती है। रामपुर की सीट 49% मुसलमान है, यहां पर 49%। अब आप सोचिए, लगभग जहां पर 50% आबादी मुसलमान की हो, हमारा सर्वे कहता है कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। और यहां पर भी जो इक्वेशन थी वो आजमगढ़ जैसी ही थी। आजमगढ़ के अंदर ये सीट 2019, माफ कीजिएगा, रामपुर की सीट 2019 में आजम खान लड़े थे, समाजवादी पार्टी से जीत गए थे। बाद में उनके कुछ वजहों से, कोर्ट की वजह से फैसला आ गया, उनकी सांसदी चली गई, फिर उपचुनाव हुआ इस सीट पर और वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन तब लोग कहते हैं कि भाई वोट नहीं पड़ा या वोट डालने नहीं दिया गया, ऐसा वहां पर सपा ने इल्जाम लगाया। 20-22% वोटिंग हुई थी। उनका कहना है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए ये सीट भाजपा ने निकाल ली, ये उनका आरोप है। खैर, अभी का जो सिचुएशन है वो ये दिखा रहा है, देखिए 70% मुसलमान वोट इंडिया गठबंधन को रामपुर में जाता है, 2% केवल एनडीए को। बसपा यहां थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट ले रही है क्योंकि अलग लड़ रही है, मायावती ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अब। लेकिन अब ये क्या ये इतना वोट है जो डिवाइड हो रहा है बसपा का कि इससे बीजेपी को आगे निकल जाने में फायदा हो? हमारे सर्वे कह रहा है कि बीजेपी आगे निकलेगी इस सीट पर। समीर चौगांवकर साहब, रामपुर, आजमगढ़ का रामपुर। निश्चित मुझे लगता है कि आजम खान की सीट हुआ करती थी, एक समय बहुत मजबूत थी। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ से एक बार सांसद भी बन चुके हुए, वहाँ पर भी उनका काम था। मुझे लगता है यहाँ के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ देने जा रहे हो कि आजम खान ने जिस तरीके से उस क्षेत्र के अंदर अपने परिवारवाद को जमीनों पर अतिक्रमण किया और एक खास अपने ही लोगों का जिस भला किया, मुस्लिम समाज का उन्होंने भला नहीं किया। आप देखिए, सिर्फ आजम खान नहीं हारे, उनके बेटे अब्दुल्ला भी विधानसभा चुनाव हार गए थे जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था उनके खारिज होने के बाद। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है और इस बार भारतीय जनता पार्टी रामपुर की सीट जीत सकती है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन दो बातें देखिए बड़ी ईमानदारी से हमारे मेहमानों ने बता दी। मुफ्ती साहब ने बताया कि हाँ, मुसलमान जो है वो अभी तक ये सिचुएशन रही और अभी भी है कि भाजपा को या मोदी को हराने के लिए वोट करता है। और दूसरी ओर बासित साहब ने यह भी मान लिया कि मुसलमान का वोट कटता है तो बीजेपी को फायदा होता है। निश्चित जो मायावती अगर अलग से चुनाव लड़ रही, जो उसने घोषणा कर दी, बता भी रहे कि 18% वोट मायावती के बसपा को जा सकता है। वहां एक वर्ग ऐसा भी है जो आजम खान का विरोधी रहा है, जो कांग्रेस परिवार से रही है, बेगम साहिबा, वो विरोध करती रही है, चुनाव लड़ती रही वहां पर। तो मुझे लग रहा है लेकिन वो वोट सपा से कट जाएगा, भाजपा को थोड़ी आ जाएगा, बीजेपी को तो नहीं मिलने वाला। हो सकता है ना बसपा में चला जाए वो, जैसे बसपा अलग लड़ रही तो बसपा के पास वो वोट बैंक जा सकता है इस तरह से। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर जरूर वोटों का बंटवारा होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा, मुस्लिम वोट के अलावा जो दूसरे वोट है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां जुड़ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोटों में सेंध अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगता है और बसपा बाकी वोट बैंक काटती है तो निश्चित रूप से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगी। इन सीटों पर जहां पर जिन सीटों की हम आज बात कर रहे हैं, जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, क्या इन सीटों पर ऑटोमेटिकली रिवर्स पोलराइजेशन होता है गैर मुस्लिम आबादी का? निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि आजम खान की जिस सीट की अपन बात इसके पहले कर रहे थे, उसमें गुड्डू जमाली आने के बाद समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गई है वहां पर। तो आजम खान की सीट को मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, वो तो समाजवादी पार्टी की जीतने की पूरी संभावना है। लेकिन यह तय है कि जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा होता है वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण जरूर होता है, क्योंकि एक वर्ग को लगता है कि भाई वोट इसी आधार पर डिवाइड हो जाते हैं कि एक समाज एक को देता है, एक समाज दूसरे को वोट देता है और उसके बाद फिर होड़ लगती है कि कौन ज्यादा वोटिंग करता है।